अच्छा जी, CSS के अंदर हमने 3 तरह की CSS डिस्कस की थी कि इनलाइन CSS कैसे डिफाइन करनी है। लेट्स हमारे पास कोई H1 हेडिंग है, हम उसमें हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड CSS, और इस पे अगर हमने इनलाइन स्टाइल अप्लाई करना है तो हम स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाते हैं। फिर हम CSS में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें होती हैं। एक प्रॉपर्टी का नाम होता है, एक कॉलम का साइन होता है और उसकी फिर वैल्यू होती है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कलर, जो कि टेक्स्ट कलर चेंज करती है। प्रॉपर्टी का नाम कलर है, कॉलम का साइन है और उसकी वैल्यू है रेड वगैरह हम सेट कर सकते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे रेड सेट कर दिया। स्टाइल का स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक थी, तो कलर जो है वो रेड हो गया। अच्छा, फिर हमने एक और तरीका पढ़ा था कि एक और तरीके से हम CSS इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो है हेड का टैग और उसके अंदर हम लगाते हैं स्टाइल का टैग। अच्छा, उस स्टाइल के टैग के अंदर हम अपनी कोई भी CSS लिख सकते हैं, जैसे कलर रेड का है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था, हम एक्सटर्नल फाइल स्टाइल कुछ भी नाम रख सकते हैं, एनी नेम डॉट CSS बना सकते हैं और उसमें भी कलर प्रॉपर्टी और उसको रेड मार्क कर सकते हैं। लेकिन जो टैग है ना स्टाइल, या जो टैग है जो एक्सटर्नल CSS है, उन दोनों केसेस में ना एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने कलर रेड लिखा ना स्टाइल के एट्रीब्यूट इनलाइन CSS में, अब उसको पता है, लेट्स सपोज इवन 2 मेरे पास H1 है, हेलो वर्ल्ड 2, क्या ये रेड उस पर भी अप्लाई करेगा या नहीं? नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि इस वाले का मुझे अप्लाई करना है। कैसे? क्योंकि एट्रीब्यूट किस पे लगा हुआ है, पहले वाले H1 पे, दूसरे वाले H1 पे नहीं लगा हुआ। ऐसे ही है ना। अब जब किस स्टाइल में मैं कलर कॉलम रेड लिख रहा हूं, तो अब उसको कैसे पता लगेगा कि इसने किस पर्टिकुलर टैग का कलर रेड करना है? यानी कि कलर कॉलम रेड प्रॉपर्टी तो ठीक है CSS की, लेकिन उसको कैसे पता लगेगा कि उसने ये कलर की प्रॉपर्टी किस टैग के ऊपर अप्लाई करनी है? उसको आइडिया नहीं होगा इस बात का। उसको इस बात का आइडिया नहीं होगा उसने रेड कलर वाली प्रॉपर्टी किस टैग के ऊपर अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड CSS सेलेक्टर्स। सेलेक्टर का मतलब ये है कि सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल CSS के केस में इनलाइन में जरूरत नहीं है सेलेक्टर की, क्योंकि उसको पता है कि किस टैग के ऊपर अप्लाई करनी है उसने CSS। इंटरनल और एक्सटर्नल केस के अंदर हम उसको बताएंगे कि तुमने किस स्टाइल के टैग के ऊपर CSS को अप्लाई करना है। अच्छा, वो हम कैसे बताएंगे? उसके लिए कंसेप्ट है CSS सेलेक्टर्स। हम किसी टैग को सेलेक्ट करेंगे, पहले हम उसको बताएंगे कि तुमने ये वाली जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो किस पर्टिकुलर टैग पे करनी है। उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक ब्लॉक लगाना है, एक अदद ऐसे कर्ली ब्रेसेस। ये प्रॉपर्टी सीधा लिखने के बजाय हम इस ब्लॉक में लिखेंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा कि हम बताएंगे इस ब्लॉक के शुरू होने से पहले कि तुमने इस पर्टिकुलर ब्रैकेट्स के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे, तुमने उसको किस पे अप्लाई करना है? H1। अच्छा, अभी हमने उसको ये नहीं बताया कि किस H1 पे,
तो वो क्या करेगा इस केस में, लेट्स सपोज अगर हम ये इनलाइन ये भी खत्म कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, सारे H1 पे अप्लाई कर देगा। लेकिन उसको एटलीस्ट आइडिया हो गया है कि ये वाली प्रॉपर्टी मैंने किस टैग के ऊपर अप्लाई करनी है। तो हमने क्या सीखा था, अगर मैं इसको खत्म करता हूं, हमने सीखा था प्रॉपर्टी का नाम, कॉलम का साइन और उसकी वैल्यू। लेकिन ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्यों? क्योंकि स्टाइल के टैग में उसको क्या पता कि उसने किस टैग के ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है। तो ये बात बताने के लिए हम पहले लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हो सकता है कि किसी दूसरे टैग के ऊपर मैंने कोई दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो, मे बी फॉन्ट साइज, समझ रहे हैं? अब ये वाली प्रॉपर्टी किस टैग पे लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी किस टैग पे लगेगी, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या लगा दी, ब्रैकेट्स। अब उनके आगे हम टैग का नाम लगाएंगे, ये H1 पे लगेगी, ये हम कह देंगे P टैग पे लगेगी। इससे उसको पता लग गया कि कौन सी प्रॉपर्टी उसने किस टैग के ऊपर अप्लाई करनी है। अच्छा, अगर हम एक्सटर्नल CSS लगाते हैं, AnyName.CSS, अब उसमें भी सीधा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसको बात समझ नहीं आएगी। उसमें भी फिर हम क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, उसमें भी देख के प्रॉपर्टी, उसमें भी कलर बताएंगे। लेकिन हम बता रहे हैं कि इस ब्रैकेट्स के अंदर जितनी CSS है या उसकी प्रॉपर्टी है वो तुमने किस टैग पे लगानी है, उसका नाम है H1। वो सारे H1 में लग गए। हाँ, उसके लिए अगर किसी स्पेसिफिक एक टैग को मुझे सेलेक्ट करना है तो हमने उसके ऊपर CNSE देना सीखा था या उसकी ID देना सीखी थी। तो हम उसका ID सिलेक्टर यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने एक पे लगानी है तो मैं यहाँ पे अगर इस एक टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ तो कैसे करता हूँ, ID इक्वल टू कोई भी वैल्यू जैसे लाइक हेडिंग या हेडर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबको नाम लिखने के बजाय मैं क्या लिख दूंगा, हेडिंग। और चूंकि ये आईडी है, आईडी हमेशा किससे शुरू होती है, हैशटैग से, हैशटैग हेडिंग। इसका मतलब ये है कि तुमने किसको सिलेक्ट करना है, ऐसा टैग जिसकी आईडी क्या है, हेडिंग। और अगर सब H1 पे करना है तो उसका नाम H1 लिख दें। तो जितने भी H1 होंगे उन सब के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई कर देगा। सही है, उन सब के ऊपर क्या कर देगा, स्टाइल अप्लाई कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अभी के लिए हम सब पे कर लेते हैं, हेडिंग वाला अभी मामला रहने देते हैं। H1 कलर ब्लू, और ये वाला स्टाइल वाला जो टैग था इंटरनल CSS, अभी के लिए ये भी हम खत्म कर देते हैं। तो अभी क्या कलर आएगा हमारा H1 पे, कुछ भी नहीं आएगा। उसकी रीजन क्या है, देखिए ये बिल्कुल लैदा फाइल है, ये लैदा फाइल है। इन दोनों फाइलों को आपस में क्या करना होता है, लिंक करना होता है, जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए हमारे पास एक और टैग है, दैट इज कॉल्ड लिंक्ड है। उसमें दो एट्रीब्यूट है, रिलेशन और href। रिलेशन का मतलब है कि इसमें हम क्या चीज लिंक करने लगे हैं, हम बोल रहे हैं स्टाइल शीट लिंक करने लगे। अच्छा, उसका लोकेशन क्या है, उसका नाम क्या है फाइल का, हमने बोला AnyName.CSS। हाँ, अब H1 चूंकि इसको एक्सेस हमने दे दी है तो अब इन दोनों का स्टाइल क्या हो जाएगा, ब्लू हो। समझाइए ना कि हमने प्रॉपर्टी का नाम रखना सीखा, कॉलम का साइन लगाना सीखा और उसकी वैल्यू देना सीखी। अब चूंकि कॉलम प्रॉपर्टी का नाम
और कोलन, ये दोनों और वैल्यू। अब वो किस पर्टिकुलर टैग, क्योंकि अच्छा ये मसला इन लाइन में नहीं है, क्यों? क्योंकि इन लाइन पे तो पता है ना कि किस पर्टिकुलर टैग पे हमने एट्रीब्यूट लगाया, वो उसी टैग पे अप्लाई होगी। लेकिन अगर हमने इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस यूज किया है, उस केस के अंदर हम विदाउट सेलेक्टर मतलब टैग को सिलेक्ट करो, किस टैग के ऊपर ये सीएसएस अप्लाई करनी है, ये वाला। तो ये हमने ब्रैकेट्स लगा ली, इसका मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी सीएसएस है वो किस पे अप्लाई कर दो, H1 करली ब्रेसेस, और फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू दे दी। सही। अच्छा, अब आगे क्या करना है, ये बात तो हमें थोड़ी समझ आ गई है कि सिलेक्टर हमें चाहिए था और वो हमने सिलेक्टर जो है वो यूज कर लिया। नहीं, एक से ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ी है क्या, तो मैं भी एक दे रहा हूँ। जैसे अगर हम एक और प्रॉपर्टी देते हैं, अच्छा जिधर प्रॉपर्टी खत्म होती है ना उधर हमने ये सेमीकोलन भी लगाना है। तो प्रॉपर्टी खत्म हो गई, सेमी का मतलब एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तो अब अगली प्रॉपर्टी देनी है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी तो हमने नहीं लगाया था। अब चूंकि एक और प्रॉपर्टी लगानी है तो उसको बताने के लिए यहाँ ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, अगली प्रॉपर्टी शुरू हो रही है नीचे वाली लाइन से, उसका नाम हम देते हैं फॉन्ट साइज, और उसकी वैल्यू दे देते हैं, मैं कह देता हूँ 50 पिक्सल। अब ये फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया, अगर मैं इसको 150 देता हूँ, देखें इतना बड़ा फॉन्ट हो गया। ऐसे अगर 50-40 दें तो छोटा हो जाए, अगर 10 दें तो और छोटा हो जाए। सही। तो हमने दो प्राप्त की, अब इसमें कलर भी प्रयोग किया और उसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिया। फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी क्या कर रही है आपके ख्याल से? फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का नाम है कोलन का साइन है और उसकी वैल्यू। ऐसी प्रॉपर्टी जिनके नाम दो वर्ड पे मुश्तमिल होते हैं या तीन वर्ड पे मुश्तमिल होते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिफरेंशिएट करने के लिए उसके अंदर ऐसे हाइफन आती है, हैश आती है, हैश या हाइफन बोलते हैं इसको, उसके दरम्यान में क्या आती है, हाइफन आती है। अच्छा जी, हमने क्या सीखा? ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी सीएसएस की प्रॉपर्टीज जिनके नाम में दो वर्ड्स होते हैं, उनके दरमियान क्या आता है, हाइफन आता है। जिनके अंदर तीन होंगे उनमें दो आ जाएंगे, जिसके चार वर्ड होंगे उसमें तीन हाइफन आ जाएंगे। सही है। तो वो सारा प्रॉपर्टी का नाम ही कंसीडर होगा। सिर्फ दो वर्ड के ऐसे पढ़ना जरा मुश्किल होता है ना, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे हाइफन लगा दिया बीच में। अच्छा, फिर क्या किया उसने, कॉलन का साइन और उसके साथ उसकी वैल्यू दे दी। सही है। अब चूंकि ये एक कर्ली ब्रेसेस है, इसमें दोनों जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे अप्लाई हो जाएंगी, H1 पे। और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसका फॉन्ट बड़ा कर दो और उसका कलर ब्लू कर दो, तो वो दोनों काम अपना अपना कर लें। सही है। यहां तक किसी को क्वेश्चन हो? अच्छा, अब हम इसके ना थोड़ी और इसकी लॉजिक्स बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। हम अभी एक प्रॉपर्टी खत्म कर देते हैं और सिर्फ कलर वाली प्रॉपर्टी है, कलर वाली प्रॉपर्टी जो है ना सिर्फ रहने देते हैं। अच्छा, अब कलर वाली प्रॉपर्टी क्या करें, कलर वाली प्रॉपर्टी अब इस पे लगी है और वो क्या कर रहा है, उसको ब्लू दिखा रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और टैग लगा लेता हूं स्टाइल का भी।
उस स्टाइल के टैग के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी लगा लेते हैं कलर की सेम, उसकी वैल्यू दे देते हैं रेड, और उसको भी कहते हैं तुमने H1 पे अप्लाई होना है। अब क्या होगा, हमने एक्सटर्नल में भी कह दिया कि तुमने क्या करना है, ब्लू कलर करना है, और सेम H1 को मैंने बोल दिया इंटरनल में भी तुमने भी क्या करना है, कलर है। अब एक ही चीज के दो कलर हो सकते हैं, एक ही होगा ना, तो कौन सा होगा वो, ब्लू होगा या रेड? रेड। इसका क्या मतलब बना भाई, अगर किसी टैग के ऊपर दो सेम CSS अप्लाई हों, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी, तो फिर कौन सी अप्लाई होगी, इंटरनल वाली। ठीक है, ये बात आपने अब याद रखनी है। हाँ, इसके ऊपर भी हम आएंगे क्यों होगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं सेम क्या करता हूँ स्टाइल का एट्रीब्यूट, और इसमें कलर जो है ना वो मे बी येलो कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब येलो भी है, रेड भी है और ब्लू भी है, तो कौन सा अप्लाई होगा, दोनों पे या एक पे, और दूसरे वाले पे। ठीक हो गया, तो क्या फार्मूला समझ में आया, अगर एक टैग पे हम एक्सटर्नल भी CSS लगा रहे हैं, इंटरनल भी लगा रहे हैं और इनलाइन भी लगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, फिर एक्सटर्नल। ठीक होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो लिंक का टैग मैंने लगाया था ना, इसको मैं स्टाइल के टैग के बाद लगा देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर लगाएं या बाद में लगाएं, कुछ फ़र्क पड़ता है? अच्छा, अब येलो वाला तो ख़त्म कर देते हैं ना, सिर्फ अभी हम इंटरनल एक्सटर्नल की बात करते हैं। तो अब रेड रहेगा या ब्लू हो जाएगा, फार्मूला क्या था, अगर इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो इंटरनल में क्या कलर है और एक्सटर्नल में, तो कौन सा कलर आना चाहिए, रेड। गुड, ये तो सारे फार्मूलों पे पानी फेर रहा है। फिर क्या फार्मूला बना, कोई फार्मूला नहीं बना, ऐसे ही है कि कुछ बना है, कोई फार्मूला बन रहा है या नहीं। अच्छा, फार्मूला सिंपल है, वो क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों का लेवल है सेम, मैटर नहीं करता, जो बाद में आएगा वो चलेगा। तो बाद में कौन सा लिंक हो रहा है, एक्सटर्नल, और पहले कौन सा है, तो बाद में कौन आ रहा है, तो फिर कौन सा अप्लाई होगा, बाद में आने वाला। और अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, फिर बाद में कौन आ रहा है, इंटरनल, तो कौन सा अप्लाई होगा, इंटरनल। तो फार्मूला क्या बना फिर, इंटरनल और एक्सटर्नल उसकी वैल्यू सेम है, लेकिन जो बाद में आएगा वो अप्लाई होगा। अच्छा, इसी तरह क्या इसका कोई इनलाइन से कोई मुकाबला है इन दोनों का, नहीं है, क्यों, क्योंकि इनलाइन तो होती सबसे करीब है, तो उसने ही अप्लाई होना है। तो अगर इंटरनल एक्सटर्नल वो तीनों हैं, चाहे इंटरनल ऊपर है या नीचे है, फर्क नहीं पड़ता, फिर क्या चलेगा, इनलाइन चलेगा। हम लगा देते हैं, अच्छा येलो हो गया,
इनलाइन की प्रायोरिटी दोनों के ऊपर ज्यादा है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल की आपस में प्रायोरिटी क्या है, जो बाद में आएगा वो चलेगा। तो बाद में कौन आ रहा है, तो बाद में ब्लू आ रहा है तो वो ब्लू अप्लाई करेगा, क्योंकि येलो को नहीं छेड़ सकता क्योंकि उसमें क्या है, इनलाइन है। लेकिन अगर मैं लिंक को ऊपर ले जाऊं स्टाइल से, फिर क्या होगा, फिर रेड होगा। क्यों, बाद में इंटरनल आ रहा है तो वो अप्लाई होगा। अच्छा, इतनी समझ आ गई। इस वजह से इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग क्या होता है कि एक चीज़ के ऊपर किसी दूसरे चीज़ की बढ़तरी होना, मतलब रूल्स होना, कि CSS कैस्केड होती है। ऐसे नहीं, मतलब एरर, दो तीन चीज़ें अप्लाई होगी, एरर नहीं आएगा, कैस्केड होगा। मतलब उनमें से किसी एक को प्रायोरिटी मिलेगी और उसका रिजल्ट हमें नज़र आएगा। सही है। तो प्रायोरिटी किसको मिल रही है अभी तक, इनलाइन को, और इंटरनल और एक्सटर्नल की सेम प्रायोरिटी है, लेकिन जो बाद में लिंक होता है उसी का ही वैल्यू होती है। यहां तक सब समझ में आया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम अभी इनलाइन को तो साइड पे कर देते हैं क्योंकि उसकी तो वैल्यू है ही सबसे ज़्यादा। हम इंटरनल एक्सटर्नल में और खेलते हैं। अब हम ना इसकी आईडी अप्लाई कर देते हैं और आईडी को कहते हैं हेलो। अब मैं कहता हूँ कि तुमने हेलो के ऊपर अप्लाई करना है, और इसको कहता हूँ कि तुमने H1 पे अप्लाई करना है, और लिंक जो है वो ऊपर ही रहने दे। तो क्या होगा, दूसरे वाले में ब्लू आएगा और हेलो पे रेड है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा जी, अब मैं अगर लिंक के टैग को नीचे कर दूं तो अब क्या होगा, सारा ब्लू हो जाएगा। सोच, सारा ब्लू नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा, हम अपने एक फार्मूले बना रहे हैं और उसमें समझना चाह रहे हैं क्या हो रहा है। फार्मूला बना था अभी तक, इनलाइन की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल की सेम वैल्यू है, लेकिन जो बाद में आता है वो चलता है। लेकिन अब वैसा फार्मूला नहीं चल रहा। अच्छा, टेक्निकली ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अब फर्क क्या आ रहा है, हमने सिलेक्टर का नाम चेंज कर दिया है। तो पहले सिलेक्टर हम यूज कर रहे हैं सिलेक्टर टैग नेम, टैग का नाम है ना H1, और इसको सिलेक्टर बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। तो हमेशा टैग नेम के ऊपर सिलेक्टर आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। सिलेक्टर टैग नेम के ऊपर आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो अगर एक टैग के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों CSS अप्लाई हैं, और एक के अंदर टैग नेम है, एक के अंदर आईडी है, फिर मैटर नहीं करता कि कौन ऊपर आ रहा है और कौन नीचे जा रहा है, फिर किस पे अप्लाई होगी, जिस पे आईडी है। क्यों, क्योंकि आईडी का मतलब है मोर स्पेसिफिक सिलेक्टर, क्योंकि आईडी तो किसी एक टैग की होती है, मोर स्पेसिफिक सिलेक्टर, और टैग नेम का मतलब क्या है, जेनेरिक सिलेक्टर, जितने भी H1 है सब पे अप्लाई होगा, इसलिए वो आईडी को प्रायोरिटाइज करता है। तो इसलिए हमने हालांकि लिंक बाद में लगाया, फिर भी उसने। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं, इसको आईडी कर देते हैं और इसका नाम भी हेलो कर देते हैं, अब क्या होगा, अब चूंकि दोनों की चीजें बिल्कुल सेम है, तो फिर बाद में जो आया वो चले। और अगर मैं इसको बाद में लिंक को ऊपर ले जाऊं और स्टाइल को बाद में कर दूं, फिर तो इसका मतलब है सबसे पहले उसने सिलेक्टर देखना है।
कि सिलेक्टर अगर आईडी है या टैग नेम है तो फिर वही ज़्यादा है, फिर ऊपर नीचे से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोनों जगह सेम सिलेक्टर हैं फिर ऊपर नीचे से फ़र्क पड़ने लग जाता है कि अगर जो नीचे पहले आ रहा है जो बाद में टैग हो रहा है वो हो जाएगा सेटल। सही है? इतना किसी को कन्फ्यूजन कोई हुई हो? अभी तक सही समझ आ रहा है कि आईडी सिलेक्टर का क्या मतलब है और टैग नेम सिलेक्टर का क्या मतलब है और कैस्केडिंग किसे बोलते हैं और कौन सी CSS को टाइम अप्लाई हो। अच्छा, अगर ये हेडिंग है इसके साथ इनलाइन भी अप्लाई कर दें तो क्या होगा? तो क्या होगा? इनलाइन आएगी। तो चाहे क्लास है, चाहे आईडी है, चाहे टैग नेम है, चाहे इंटरनल है, चाहे एक्सटर्नल है, और कोई भी पहले बाद में आ रहा है तो मैटर नहीं करता। अगर इनलाइन CSS लग गई है तो सबसे ज़्यादा वैल्यू भी इनलाइन CSS की ही है। ऑल गुड? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? लेकिन स्टिल हमें CSS एक पावर देती है डेट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट। क्या हुआ? अगर हमने इनलाइन की ताकत को तोड़ना है, हम चाहते हैं कि इनलाइन का फंडा खत्म हो जाए, इंटरनल एक्सटर्नल सब फंडे खत्म हो जाएं, तो बस प्रॉपर्टी के आगे क्या लगा दें? तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑलवेज नंबर 1 प्रायोरिटी पे होगी। फिर अगर इम्पोर्टेंट भी है तो नंबर 1 उसकी, नंबर 2 इनलाइन की, नंबर 3 आईडी सिलेक्टर है, नंबर 4 फिर जो ऊपर नीचे जो भी बन रहा है जो पहले बाद में आ रहा है। ऐसे ही चल रहा है ना? अच्छा, अगर इम्पोर्टेंट में उठा के इनलाइन में लगा दूं फिर इनलाइन आ जाएगी। ऊपर नीचे से फिर फर्क, यानी कि पहले इंपोर्ट करने या बाद में इंपोर्ट करने से फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हम क्या करें, हम इधर भी इंपॉर्टेंट लगा दें और हम इधर भी इंपॉर्टेंट लगा दें, तो इंपॉर्टेंट के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा दिया, फिर क्या होगा? फिर कौन सा रूल अप्लाई होगा? जो बाद में। देखिए ना, बात समझे, जब लेवल सेम हो गया ना फिर क्या होगा? जो बाद में आया वो लड़ाई चलेगी। फिर जब लेवल सेम नहीं है फिर बाद में आना पहले आने से फर्क नहीं पड़ता। सही है? तो कैस्केडिंग के रूल्स क्या हैं, समझ में आ रहा है कि कब कौन सी CSS अप्लाई होगी। और आईडी सिलेक्टर और टैग नेम सिलेक्टर, इंपॉर्टेंट, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, ये सारी चीज़ों की हमारी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गई है।